नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाई शुड बी पावर शेयर, या फिर किसी एक ग्रुप को सारी पावर दे देनी चाहिए, क्या वो ठीक होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। मान के चलो आपकी क्लास में टीचर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करके सारे के सारे रूल बना दे, आधे से ज्यादा बच्चों को इग्नोर कर दे, उनसे पूछा ही ना जाए, तो क्या होगा। एक सिंपल सी चीज समझो, आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई एक तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, भाई हम भी तो आते हैं इसी क्लास में, हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। कंफ्यूजन पैदा होगी तो बच्चों में दूसरी चीज क्या आएगी, गुस्सा बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा। आगे क्या होगा, बच्चे सोचेंगे कि टीचर हमारे साथ अनफेयर है, सही नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्लास के अंदर या फिर स्टूडेंट और टीचर के बीच में। एग्जैक्टली यही होता है जब कंट्री में पावर शेयर नहीं होता। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग से। तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं स्टूडेंट। पावर इज डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट पीपल, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज एंड पावर है वो हमेशा अलग अलग लोगों में, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में और इंस्टीट्यूशन में डिवाइड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि कोई भी एक ग्रुप या पर्सन पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ना ले। अगर वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा तो वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाएगी, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल है। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट? आगे देखते हैं। अब आगे हम स्टूडेंट देखते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज नीडेड। ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला रीजन आता है पावर शेयरिंग हेल्प रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। भाई सिंपल सी चीजें तरीके से समझना, आराम से समझ जाओगे। सिंपल सी बात यह है, मान के चलो किसी कंट्री में सारी की सारी पावर किसी एक ग्रुप को दे दी जाए और दूसरे ग्रुप या और जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को देखा जाए, तो इससे क्या होगा भाई, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। अगर ये इतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा भाई, दंगे फसाद होंगे कंट्रीज के अंदर, है ना। मूवमेंट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई हमें भी चाहिए पावर, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए पावर। ठीक है, अगर तुम एक को ऊपर रखोगे तो दूसरे को प्रॉब्लम हो। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इतने ग्रुप्स हो गए, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स हो गए और मोस्ट इंपोर्टेंट रिलीजियस ग्रुप हो गए। अगर इन सबको पावर शेयरिंग में इंक्लूड किया जाता है तो कंट्री में पीस रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। अगर आगे हम बात करें, पावर शेयरिंग इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर क्या करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आता है किसी भी कंट्री के अंदर। मतलब सिंपल सी बात इतनी है कि जो लोग ये फील करते हैं कि उनकी बात गवर्नमेंट सुन रही है, उनको भी रिप्रेजेंट कर रही है, वो भी अपनी बात जो रखेंगे वो सुनी जाएगी गवर्नमेंट के अंदर, तो कंट्री बहुत अच्छे से चलती है, स्मूथ चलती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो सुन ही नहीं रही है किसी का, सब अपना अपना कर रही है ना, एक ही ग्रुप का सुन रही है, तो क्या होगा भाई, स्ट्राइक्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लोगों में एंगर बढ़ेगा, यहां तक कि सिविल वॉर भी स्टार्ट हो सकता। और ये आपने श्रीलंका के एग्जांपल में पढ़ा होगा अभी तक कि श्रीलंका का एग्जांपल इसको परफेक्ट बनाता है, कैसे वहां पर ये सब चीजें हुई। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो पावर शेयरिंग स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, पावर क्या करता है, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मतलब भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, भाई लोगों के लिए बनी सरकार, यही तो है डेमोक्रेसी। लोगों को मतलब हर ग्रुप को क्या करना, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देना, सभी की बात सुनना, यही है असली डेमोक्रेसी का मोरल। समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। नो सिंगल ग्रुप कैन टेक बेटर डिसीजन अलोन। भाई अकेला कोई भी ग्रुप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग आइडियाज लेके आएंगे अपने साथ, अलग अलग आइडियाज से क्या होगा भाई, बेटर डिसीजंस होंगे। क्या पता किसी ने कोई आइडिया सजेस्ट किया, उससे अच्छा दूसरा आइडिया लग जाए जो ज्यादा बेटर हो उस कंट्री के लिए। तो सभी लोगों को क्या देना चाहिए भाई, डिसीजन में मौका देना चाहिए। ये इसी से क्या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान से इसको करके आना। जिसको भी नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे डालता हूं, बाकी इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लेना। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे है टाइप्स ऑफ रीजंस।
द पावर शेयरिंग इज डन फॉर टू रीजन, दो रीजन से किया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना, बोर्ड में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आता है प्रूडेंटियल रीजंस, क्या क्या होते हैं इसके। सबसे पहले रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट, स्टेबिलिटी लेके आता है कंट्री के अंदर, और प्रोटेक्ट करता है यूनिटी ऑफ द कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तीनों पॉइंट लिख के आने हैं। दूसरा आएगा मोरल रीजंस, तो मोरल रीजंस क्या क्या होते हैं जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्पिरिट बना के रखता है। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्ट, पीपल के पास राइट होते हैं, उनकी जो भी चीजें होती है वो जाके डायरेक्ट बोल सके। और थर्ड, इक्विलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, लोगों के बीच में समानता लेके आता है और लोगों को मौका देता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से ये कर लेना। अब आगे देख लेते हैं। अब स्टूडेंट हम आगे पढ़ते हैं बेल्जियम की केस स्टडी। सबसे पहले बेल्जियम का भाई साइज कितना है, अपना हरियाणा और पंजाब को मिला लो, इतना एक बेल्जियम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा देश है। वहां पर उनकी जो प्रॉब्लम थी वो रियल प्रॉब्लम थी उनकी पॉपुलेशन की वजह से। मतलब तीन मेजर कम्युनिटीज थी, ठीक है, कौन कौन सी भाई। 59% डच लोग बोलते थे वहां पर, ठीक है, जो मोस्टली फिल्मिश रीजन में रहते थे। अगला 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वहां पर, जो मोस्टली वनोरिया रीजन में रहते थे, और 1% थोड़े बहुत जर्मनी वहां पर फैले हुए थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही थी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है ना, वो नंबर में तो कम है इनसे, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा रीचर थे उनसे। किनसे? डच स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। एजुकेशन उनके पास ज्यादा थी, और इसके अलावा दे डोमिनेटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स, वो ज्यादा गवर्नमेंट जॉब भी इन्हीं के लोगों के पास थी। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो ये लोग थे ना, ये डच वाले, ये अपने आप, ये बहुत गुस्सा थे, अपने आप को अनफेयर, ये सोच रहे हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, अनफेयर ट्रीट हो रहा है। तो ये लोग क्या करें भाई, इनके साथ अनफेयर हो रहा है तो वो ये देश में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे। अब एक चीज और समझो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा था, इनकी कैपिटल सिटी का नाम था ब्रूसलीज। अब यहाँ पर क्या था स्टूडेंट, यहाँ पर उल्टा था। जैसे यहाँ पर 59 ये ज्यादा है डच लोग, यहाँ पर 40 फ्रेंच कम है, यहाँ पर उल्टा था। 80% जो लोग थे कैपिटल सिटी में वो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, और 20% जो लोग थे वो यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग थे, ठीक है, यहाँ पर उल्टा था। ये और बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि भाई पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग, ठीक है, और जो कैपिटल सिटी है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में है, और पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन है, डच। तो ये मिसमैच पूरी कंट्री को बहुत अनबैलेंस बना रहा था, अनबैलेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे वहां पर। अब स्टूडेंट बेल्जियम ने एक, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है खत्म करने के लिए एक यूनिक मॉडल निकाला टेंशन खत्म करने का, जिसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन या बेल्जियम मॉडल। पेपर में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक्सप्लेन द अकोमोडेशन ऑफ अरेंजमेंट इन बेल्जियम। अब आगे देखते हैं, फीचर्स देख लेते हैं उसके वन बाय वन। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, पहला फीचर, फर्स्ट फीचर है सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर, यानी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को क्या रखा, इक्वल मिनिस्टर रखे। अब इससे फायदा क्या हुआ इक्वल मिनिस्टर रखने के दोनों को, कि जो कोई भी एक ग्रुप पूरे देश के लिए अलोन डिसीजन नहीं ले सकता, एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है, और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। तो ये इन किसके फीचर्स थे। अगर हम सेकंड की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना, स्टेट गवर्नमेंट में पावर देना सिंपल सी बात है कि जहां पर मैंने दो रीजन बताए थे, जहां पर लोग डच वाले ज्यादा है वहां पर डच वालों को पावर दे दी, जहां पर फ्रेंच वाले ज्यादा है वहां पर फ्रेंच लोगों को पावर दे दी। इससे फर्क ये पड़ा स्टूडेंट कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिना वजह वहां पर इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जिनकी गवर्नमेंट है, जहां पर जो लोग, जिनकी गवर्नमेंट है, जहां पर लोग जैसे फ्रेंच वाले हैं, फ्रेंच की गवर्नमेंट है, तो वहां पर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारी आवाज सुनी जा रही है, आगे हमारी ही गवर्नमेंट है, हमने ही चुनी है, तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे अगर बात करें, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक यूनिक फीचर है। इसका मतलब है स्टूडेंट, सिंपल सा मतलब है कि आप वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, लैंग्वेज के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई गई। ये गवर्नमेंट एजुकेशन कल्चर से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन लेगी। आप चाहे किसी गवर्नमेंट में हो ना हो, आप अपनी किसी भी कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉलो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस कम्युनिटी में आता हूँ, इस कम्युनिटी में, मेरे लिए ये गवर्नमेंट अच्छी है, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, आप पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फ्रेंच स्पीकिंग
पर्सन फिल्मी रीजन में भी हो तो वो अपनी किसी भी कम्युनिटी को फॉलो कर सकता है जो उसके बाहर भी हो, और वो चाहे तो उसके रूल फॉलो कर सकता है, इससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो ब्रुसेलिस का स्पेशल अरेंजमेंट क्या था। स्पेशल अरेंजमेंट जरा वो ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट। स्पेशल अरेंजमेंट मैंने बताया था यहाँ पर 80% लोग कौन से थे, फ्रेंच थे, और 20% लोग डच थे। लेकिन क्या किया गया, ये सबसे टफ डिसीजन था कि इनके जो मिनिस्टर है उनको इक्वल रखा गया। अगर 10 इनके हैं तो 10 इनके। इससे क्या हुआ भाई, जो लोग पहले कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी ना, अब वहां पर पीस आ गई। पीस इन द सेंस कि भाई हमारे इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ गए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी पहले हुआ, लेकिन अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इनके इन सब डिसीजन की वजह से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ सिंपल सा कि जो वहां पर अब जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी ना, जो लोग एक दूसरे से एंगर में थे, है ना, सिविल वॉर की जो सबसे बड़ा एक पॉइंट बनता है कि सिविल वॉर की सिचुएशन उस देश से खत्म हुई, बेल्जियम से खत्म हुई, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्टेबल हो गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स बनते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम स्टूडेंट देखते हैं, अभी तक हमने बेल्जियम का केस स्टडी पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं श्रीलंकन केस स्टडी। ये दोनों पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले श्रीलंका भाई है कहाँ। तो इंडिया में तो सबको पता ही है, ये अपना साउथ है, साउथ की साइड यहाँ से भाई जाता है, ये यहाँ पर आता है श्रीलंका। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। कहाँ आता है श्रीलंका इंडिया से, साउथ की साइड में, ठीक है। वहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वहां पर छोटी सी प्रॉब्लम थी। दो मेन कम्युनिटीज थी वहां पर, कौन कौन सी, एक तो सिंघाला और दूसरी थी श्रीलंकन तमिल्स। सिंघाला जो लोग थे वो 74% थे वहां पर, जो सिंघाला बोलते थे लोग, ठीक है, मेजोरिटी थी। और जो उनका रिलीजन था वो था बुद्धिज्म। इतना क्लियर हुआ। आगे अगर हम बात करें तो जो श्रीलंकन तमिल थे वो 18% थे, मोस्टली कहाँ रहते थे, नॉर्थ ईस्ट में रहते थे। इतना क्लियर हुआ। आगे कौन से रिलीजन से थे, या तो हिंदू थे या क्रिश्चियंस थे, और बहुत पुराने समय से यहाँ पर रह रहे थे। आपने चैप्टर 2 राइजिंग नेशनलिज्म में पढ़ा होगा कि जब लोगों को प्लांटेशन के लिए ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, एक जगह बांध के रख दिया था, ऐसे ही उस इनको भी प्लांटेशन के लिए स्पेशल यहाँ पर लाया गया था कि तुम भाई यहाँ पर क्या करो, चाय वाय होगा और यहीं रहोगे, ठीक है। तो ये उस टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। ब्रिटिश इनको लेके आया, इनको सिंघाला कम्युनिटी से अलग ट्रीट किया जाता है, अलग रखा जाता है। यानी जो सिंघाला लोग थे, यानी जो मेजोरिटी में जो लोग थे, इन्होंने अपनी पावर शेयर नहीं की। हमने बेल्जियम मॉडल में पढ़ा कि उन्होंने कैसे एक स्मॉल छोटे से छोटे ग्रुप तक भी अपनी पावर शेयर की, कैसे उन्होंने सेंट्रल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, कम्युनिटी लेवल पे अलग पावर शेयर की तीनों। लेकिन इन श्रीलंका वालों ने कोई भी पावर शेयर नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हद से ज्यादा बढ़ गए, सिविल वॉर स्टार्ट हो गए। वो हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे क्या हुआ यहाँ पर। आगे देखते हैं, व्हाट डिड दी सिंघाला गवर्नमेंट डू, क्या किया। सबसे पहले उन्होंने कौन सा मॉडल अपनाया, ये इंपॉर्टेंट है, मेजोटेरियन मॉडल अपनाया। इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी में जो लोग होंगे ना, जो ज्यादा लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाएगी, वही गवर्नमेंट में आएगी, उन्हीं के लिए हर चीज की जाएगी। तो ये उन्होंने किया, जिसके ऊपर पहली पॉलिसी उन्होंने निकाली, सिंघाला ओनली एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कब आया, 1956 में आया। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, सिंघाला ओनली एक्ट। इसके तहत ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया सिंघाला को, उस देश का, किसका, श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इग्नोर किया गया किसको, तमिल को, और उसके अलावा सारे लोगों को इग्नोर कर दिया गया। मेनली तमिल, भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, हमारा देश छोड़ के चले जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्यों आए हो यहाँ, तुम हो क्या तुम हमारे लिए, मुट्ठी भर आदमी हो नहीं, यहाँ कर क्या रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंघाले लोगों के लिए सारी चीजें की। पॉलिसी दो उन्होंने निकाली, बुद्धिज्म को स्पेशल स्टेटस दे दिया, उनके धर्म को क्या दिया गया, स्पेशल स्टेटस। क्यों, मैंने बताया था वो या तो हिंदू थे या क्रिश्चियन थे, लेकिन यहाँ पर उनको बिल्कुल भी, मतलब हर जगह से नकार दिया, कुछ भी नहीं दिया गया उनको। क्या स्पेशल प्लेस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसको, बुद्धिज्म को। तो भाई कितना बुरा लगेगा, ये तो वही लोग जान सकते हैं उस टाइम जिनके साथ बीत रही थी। वो बहुत दुखी थे उस टाइम की, भाई हम क्या करें। और फिर आती है पॉलिसी 3, क्या होता है इसमें, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन। भाई अगर तुम जॉब ही नहीं दोगे किसी को तो वो करेगा क्या, हर चीज में, मतलब इतना बुरा कर दिया श्रीलंका वालों ने। वो तो उनको आगे जाके फिर पता लगेगा कि भाई हमने क्या कर दिया ये, ठीक है। सिंघाला स्टूडेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, तमिल स्टूडेंट को सिलेक्शन टफ हो गई गवर्नमेंट जॉब्स में। भाई हमारा देश है, हम अपने देश में, इंडिया के अंदर
जो लोग अनटचेबिलिटी में आते थे, जिनके साथ बहुत बुरा हुआ, हमने उनके लिए रिजर्व किया, हमने वुमेन्स के लिए यहाँ तक कि लोकसभा में भी 1/3 सीट रिजर्व कर दी। क्यों? क्योंकि उनको भी आगे आने का मौका मिले। हर किसी को भाई अपने आगे आने का मौका मिलता है। हम स्कूल में, कॉलेज में, चाहे वो फिर लोकसभा हो, आज हर जगह पर रिजर्वेशन रखते हैं। किन के लिए? माइनॉरिटीज के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, हर किसी के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, तमिल लोग स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो ही नहीं रहे थे, टफ हो गए थे उनके। गवर्नमेंट जॉब में सिंघाला कैंडिडेट प्रीफर किए जाते थे, और यही इन अनफेयर ट्रीटमेंट से वो लोग इतने परेशान थे कि भाई अब हम क्या करें। तो वो आगे देखते हैं कि वो क्या होता है वहां पर। अब आगे हम स्टूडेंट बात करें तो लोग वहां पर क्या बोलने लगे, भाई हम तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं, हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल बनाओ ना यार। उनको बनाया, चलो कोई बनाओ, हमारे क्यों भी बनाओ, हमारे को भी यहाँ पर दर्जा मिलो, हमें भी भाई नौकरी करने का मौका मिलना चाहिए, हमें क्यों नकार दिया गया। इससे प्रॉब्लम क्या है, उनकी कुछ डिमांडें थी, ठीक है, जो उन्होंने मना कर देते हैं वो, कि हमें इक्वलिटी लैंग्वेज चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए जॉब्स के अंदर, हमें भी चाहिए ना चीजें। हम क्यों पीछे रहे? हमने कुछ किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? हम भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, सिविल वॉर। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको कुछ। मना देने के बाद पहले लोग जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वो वायलेंट बन गए कि भाई ये तो ऐसे नहीं करेंगे, अब तो करो या मरो, हो गया डू और डाई, नहीं तो ये तो भगा देंगे हमें यहाँ से। और तमिल ग्रुप ने मिलिटेंसी चूज की, ठीक है, मतलब उन्होंने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा LTTE। जिसको भी इसकी फुल फॉर्म बताए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, फुल फॉर्म क्या है इसकी, कमेंट कीजिए जल्दी की LTTE की फुल फॉर्म क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, LTTE कब बना, 2 क्वेश्चन जल्दी से करिए। नाम का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, और डिकेड्स तक सिविल वॉर चलते रहे, यहाँ पर कई सालों तक चले। तो कितनी बुरी बात आई। रिजल्ट क्या निकला इसका, रिजल्ट देख लो, 1000 डेथ हुई, चिल्ड्रन सफर कर रहे थे, इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया पूरे देश में, और सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन गई कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, यहाँ पर कुछ चल रहा है, यहाँ दंगा फसाद हो रहा है, यहाँ दंगा। ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती है, ऐसे देश नहीं चलता है। देश चलता है स्टेबिलिटी की वजह से। अगर तुम्हें अंदर यूनिटी ही नहीं होगी तो तुम कैसे देश चला लोगे अपना? सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से कि पावर शेयर नहीं हुई सही से, तो देश नहीं चला, खत्म होने के कगार पे आ गया था। बेल्जियम ने हमने देखा, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी सारी चीजें मैनेज की। अब आगे देख लेते हैं लास्ट, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में क्या डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस था, बेल्जियम के अंदर पावर शेयर इक्वली हो रही थी, लेकिन श्रीलंका के अंदर पावर नहीं शेयर हो रही थी। बेल्जियम के अंदर ऑल कम्युनिटीज रिस्पेक्टेड थी, लेकिन श्रीलंका के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन कम्युनिटी डोमिनेट कर रही थी। बेल्जियम पीस था, स्टेबिलिटी था वहां पर श्रीलंका के अंदर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। स्पेशल अरेंजमेंट थे माइनॉरिटीज के लिए बेल्जियम के अंदर, लेकिन श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज पे कोई पॉलिसी नहीं थी, उनके अगेंस्ट में ही थी सारी पॉलिसी। तो ये हमने पूरे पूरे ये पेपर में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जब क्वेश्चन सारे मैंने जो करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आगे देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक कुछ बचा है बस। अभी तक आपने देखा कि कैसे बेल्जियम ने पावर शेयर की और श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं की। तो अगर पावर शेयर करना होता है तो कौन कौन से तरीके होते हैं पावर शेयर करने के। तो पावर शेयर जनरली 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ऑर्गन क्या क्या होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट को बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होती है, हमारी गवर्नमेंट होती है, उसको बोलते हैं। और जुडिशरी जो कोर्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। अब इसका पॉइंट्स क्या है, ऑल ऑर्गन्स आर प्लेस एट द सेम लेवल। सारी गवर्नमेंट एक सेम लेवल पे प्लेस है। नो ऑर्गन इट्स सुपीरियर, कोई भी ऑर्गन सुपीरियर नहीं है एक दूसरे से। ईच चेक्स द पावर ऑफ द अदर, एक दूसरे की पावर सब चेक करते हैं। इसका नाम है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। क्या नाम है इसका, चेक्स एंड बैलेंस। याद रहा इतना सा। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल रहेगा इंडिया। इंडिया के क्या होगा, जैसे इंडिया के अंदर सबसे पहले पार्लियामेंट क्या करती है, लॉज बनाती है, ठीक है। लॉ बनाने के बाद गवर्नमेंट उसको क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। और कोर्ट उन सबको क्या लगता है, ध्यान रखता है, जज रखता है, उसको जज करता है कि क्या चीजें सही चल रही है, क्या चीजें गलत चल रही है। तो ये होती है फर्स्ट फॉर्म। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म भी बहुत आसान है, पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यहां पर हॉरिजॉन्टल था, यहां पर इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। जैसे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट, सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट।
जिसको हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया, कैसे इंडिया में सबसे ऊपर क्या है? सेंटर है, जो सारे सेंटर पे जिसके ऊपर आर्मी वगैरह इन सब चीजों पे ध्यान रखती है। ऊपर आता है स्टेट, स्टेट लेवल स्टेट तक सीमित रहती है, हर एक स्टेट अपनी अपनी पावर पे ध्यान रखता है, एक दूसरे के स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और लास्ट आती है लोकल बॉडी, जिसको हम पंचायत होती है, म्युनिसिपल पार्टीज होती है, इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो ये चीज समझ में आया। ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर, सभी की अपनी खुद की पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। यहां तक समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं थर्ड फॉर्म, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स में कैसे पावर शेयर होती है? सबसे पहले रीजन के बेसिस पे, फिर लैंग्वेज के बेसिस पे, उसके बाद कास्ट, और उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बेसिस पे क्या होती है? पावर शेयर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट, इंडिया में जो SC ST को रिजर्वेशन हमने दे रखा है वो, और माइनॉरिटी राइट्स जो हमने दे रखे जो आर्टिकल 19 और 30 के अंदर है। इसका सिंपल सा एम है डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना और ऑल कम्युनिटीज को इक्वल रिस्पेक्ट देना। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड फॉर्म। और इसके बाद हम लास्ट देखते हैं फोर्थ फॉर्म, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। कैसे होती है कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर हम अलग अलग क्या करते हैं? पावर को डिवाइड करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को दे रखी है, जिसका हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर कंपटीशन बहुत रहता है, यानी कोई भी सिंगल जो पार्टी है वो पूरे देश पे राज नहीं कर सकती, या पूरे देश पे कोई भी एक सिंगल आदमी राज नहीं कर सकता। कई बार तो हमारे यहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट भी बनती है, इंडिया में तो बहुत बार बनी हुई है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन होता है, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, फार्मर ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ग्रुप्स हैं, यानी यहाँ पर भी पावर दे रखी है अलग अलग हर किसी को। और लास्ट में मूवमेंट्स बहुत होती है, जैसे सोशल मूवमेंट होती है, प्रोटेस्ट ग्रुप्स बने होते हैं। और अगर जितना ज्यादा पब्लिक ओपिनियन होगा उतने ज्यादा क्या होगी? गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बनेगी और पावर उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्प्रेड होगी। तो ये पावर स्प्रेड, पावर शेयरिंग, यहां पर हमारा चैप्टर एंड होता है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कर ली है स्टूडेंट्स। बस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जितने भी बनेंगे क्वेश्चंस, चाहे वो कोई किसी से रिलेटेड हो। लेकिन हाँ, जो पेपर में आएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगेगी, वो मैं सारे व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। तो फॉलो जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम को भी और व्हाट्सएप को भी। इस चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।